वीडीजी एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मनरेगा की। हाँ, वही योजना जो भारत के गांवों की लाइफलाइन मानी जाती है। इसमें एक बहुत बड़ा एक रेडिकल ओवरहॉल होने जा रहा है। सोचिए, 100 दिन का काम अब 125 दिन। सुनने में तो ये बहुत बढ़िया खबर लगती है ना? पर क्या ये वाकई मजदूरों के लिए एक जैकपॉट है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा पेच है जो पूरी कहानी ही बदल सकता है? तो चलिए इस बदलाव की तह तक चलते हैं। सरकार जो नया कानून ला रही है उसका नाम है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन। नाम तो बड़ा दमदार है। आइए देखते हैं कि इसके वादे कितने बड़े हैं। तो यहां देखिए, अब साफ साफ देख सकते हैं पुराने मनरेगा और इस नए मिशन में क्या फर्क है। जहां पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का वादा किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, पहले फोकस अनस्किल्ड लेबर पर था, लेकिन अब स्किल्ड और सेमी स्किल्ड मजदूरों पर भी ध्यान दिया जाएगा। निगरानी भी अब मैनुअल नहीं बल्कि डिजिटल और ड्रोन से होगी, मतलब पूरा हाईटेक मामला। अच्छा, तो इस नए मिशन के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, जैसा हमने कहा, ज्यादा काम, यानी पूरे 125 दिन के रोजगार की गारंटी। दूसरा, ज्यादा स्किल डेवलपमेंट, मतलब अब मजदूरों को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, यहां तक कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कामों की ट्रेनिंग भी मिलेगी। और तीसरा, ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ताकि फेस रिकग्निशन और ड्रोन से काम पर नजर रखी जा सके और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। असली पेच अब सामने आता है। चलिए बात करते हैं इस योजना के सबसे बड़े और सबसे विवादास्पद हिस्से की, 60-40 का फॉर्मूला। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये जो नया फंडिंग मॉडल है, यही सारी बहस की जड़ है। इसके हिसाब से मजदूरों की जो दिहाड़ी होगी उसका 60% तो केंद्र सरकार देगी, लेकिन बाकी का 40% बोझ अब रागियों को खुद उठाना होगा। और यहीं से सारी मुश्किलें शुरू होती हैं। अब आप सोचिए, इसका सीधा असर क्या होगा? बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जिनकी आर्थिक हालत पहले से ही बहुत मजबूत नहीं है, वो ये 40% का एक्स्ट्रा बोझ कहां से उठाएंगे? अगर राज्य के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो मजदूरों को काम कैसे देंगे? तो ये जो 125 दिन का बड़ा वादा है, वो तो फिर बस कागजों पर ही रह जाएगा, है ना? और ये चिंता सिर्फ हमारी नहीं है। एक एक्सपर्ट ने बहुत सही सवाल उठाया है कि अगर राज्य पैसा नहीं देता तो बेचारा मजदूर किसके पास जाएगा? वो किसे जिम्मेदार ठहराएगा, केंद्र को या राज्य को? ये मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति बना सकता है। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। इसका सालाना बजट है करीब 86,000 करोड़ रुपए। आप इस रकम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम कितना बड़ा और कितना जरूरी है। चलिए अब इस फंडिंग वाले मुद्दे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पैसे के अलावा भी कुछ और नए नियम हैं जो गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनमें से एक है कृषि अवकाश या एग्रीकल्चरल पॉज। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार खेतीबाड़ी के पीक सीजन में, जैसे बुआई या कटाई के टाइम, 60 दिनों तक मनरेगा का काम रोक सकती है। अब इस पर भी दो अलग राय हैं। सरकार का तर्क है कि इससे किसानों को खेतों में काम करने के लिए सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, जिससे देश का कृषि उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अर्थशास्त्रियों का डर यह है कि इससे मजदूरों की मोल भाव करने की ताकत ही खत्म हो जाएगी। उन्हें मजबूरी में कम मजदूरी पर काम करना पड़ेगा। लेकिन चिंताएं यहीं खत्म नहीं होती। एक के बाद एक कई और मुद्दे हैं। पहला, ऑडिट का कमजोर होना। पहले गांव के लोग ही सोशल ऑडिट करते थे, अब शायद कोई थर्ड पार्टी एजेंसी करेगी, जिससे लोकल जवाबदेही कम हो सकती है। दूसरा, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ सकता है। पक्की संपत्ति बनाने के चक्कर में जेसीबी जैसी मशीनें मजदूरों की जगह ले सकती हैं। और तीसरा, अगर मजदूरी मिलने में देरी हुई तो उसका मुआवजा कैसे मिलेगा? इसके नियम भी साफ नहीं हैं। तो असल में ये पूरा बदलाव सिर्फ नियमों का नहीं, बल्कि दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग फिलॉसफीज का टकराव है। चलिए समझते हैं कि एक्सपर्ट्स इसे कैसे देख रहे हैं। यहां आप दो अलग अलग नजरिए देख सकते हैं। एक तरफ है सामाजिक कार्यकर्ता, जो इससे काम के अधिकार पर हमला मानते हैं। उनका कहना है कि मनरेगा डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, मतलब जब मजदूर को जरूरत हो तब काम मिले। वहीं दूसरी तरफ है नीति आयोग का नजरिया, जो प्रोडक्टिविटी और एसेट क्रिएशन पर जोर देता है। उनका लक्ष्य इसे मुफ्त की रेवड़ियों वाली इमेज से निकालकर आत्मनिर्भर बनाने वाले टूल में बदलना है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है मजदूरी का। आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में मजदूरी की दर कितनी अलग है। हरियाणा में जहां करीब 357 रुपए मिलते हैं, वहीं बिहार और यूपी में ये सिर्फ 235 रुपीस के आसपास है।
तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार पूरे देश के लिए एक नेशनल फ्लोर वेज यानी एक न्यूनतम मजदूरी तय करेगी ताकि ये असमानता खत्म हो? तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो भविष्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है? क्या ये एक सुनहरा वादा है जो एक कड़वी हकीकत में बदलने वाला है? इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि 12.5 दिन के काम का वादा एक सुनहरा सपना जैसा है, लेकिन ये जो फंडिंग के नियम और बाकी की शर्तें हैं वो इसकी कड़वी हकीकत बन सकती हैं। और इसका एक बहुत ही गंभीर नतीजा हो सकता है। सोचिए, अगर राज्यों के पास पैसे की कमी की वजह से लोगों को काम नहीं मिला तो क्या होगा? गांव से शहरों की ओर पलायन यानी माइग्रेशन एक बार फिर से बढ़ सकता है, और ये तो मनरेगा के सबसे बुनियादी मकसद के ही खिलाफ हो जाएगा। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज के इस डिजिटल निगरानी और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के दौर में क्या वो असली मजदूर जिसके गांव में आज भी ढंग का इंटरनेट नहीं है, वो कहीं इस पूरी रेस में पीछे तो नहीं छूट जाएगा? तो आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या राज्यों पर ये 40% का बोझ डालना सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते हमारे वीडीजी एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें ये भी बताएं कि आप आगे और किन विषयों पर ऐसी ही गहरी जानकारी चाहते हैं।